Hello everyone. So today we are going to discuss about the topic that is articular connective tissues. ठीक है, हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्कस किया था, फिर हमने आर्टिकुलर फाइबर कार्टिलेज को डिस्कस किया, अब हम आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज में मेजरली जो टिश्यूज आते हैं वो टेंडन और लिगामेंट से होते हैं. ठीक है, आपके जो टेंडन होते हैं वो हमारे पास बेसिकली मसल और बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और आपके पास जो लिगामेंट होते हैं वो बोन्स को दूसरी बोन्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो मेजर दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं ना वो यही हैं, जिनको आप पैसिव टिश्यूज कहते हो. ठीक है, वो ये होते हैं कि टेंडन और लिगामेंट्स दोनों एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे किसी भी जॉइंट को स्टेबल करने के लिए. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है ये कंपोज्ड हुए हैं प्राइमरीली ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स. ठीक है, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से मिलके बने हुए. ठीक है, अब इलास्टिन फाइबर्स इलास्टिक फाइबर से मिलके और कोलेजन से मिलके बने, तो इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी है, पर इसकी इलास्टिसिटी बहुत लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू मसल. ठीक है, मगर आप इसको मसल के साथ कंपेयर करते हो ना तो इसकी इलास्टिसिटी, इसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी, इसकी बाकी सारी चीज़ें मसल से स्लाइटली कम, मतलब आप मसल के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो मसल से काफ़ी कम होती हैं. ठीक है, ये स्ट्रेच तो करते हैं पर एक लिमिटेड अमाउंट तक. ठीक है, इनकी मतलब अगर हम ना जो हम कितनी बार हम ये थ्रेशोल्ड पढ़ चुके हैं. ठीक है, मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ. ठीक है, कि अगर मैं कहती हूँ ना यहाँ से इलास्टिसिटी स्टार्ट होती है, तो इनका ना इस जगह पे अगर आप एक पॉइंट पे आते हो, हम कहते हैं इस रीजन पे. ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मसल की आ रही होती है. ठीक है, मतलब आप कहते हो कि यहाँ पे मसल टिश्यूज जो है कॉन्ट्रैक्ट इधर तक करते हैं, ये उनका एक इलास्टिक लिमिट आती है. ठीक है, उसके बाद जो है फिर मसल रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहती हूँ कि इस जगह जो है, मैंने कहा कि आ रही है आपके पास इलास्टिसिटी मसल की, तो इससे काफ़ी नीचे जाके आपके पास क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी लिगामेंट की या टेंडन की. ठीक है, तो आप ये मेजरली ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें इलास्टिसिटी होती है पर बहुत कम होती है. ठीक है, इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये हमारे पास डैमेज हो जाता है, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि इनकी डैमेजिंग के चांसेस उस तरह से नहीं होते कि आप कहो कि कोई ऐसे स्लाइटली सा रप्चर या स्लाइटली सी किसी फोर्स की वजह से. इनको एक प्रॉपर फोर्स चाहिए होती है रप्चर होने के लिए, क्योंकि इसमें कोलेजन के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग भी होता है. इलास्टिसिटी कम होने की वजह से इसका ये मतलब नहीं है कि ये रप्चर नहीं हो सकते या रप्चर जो है इजीली हो सकते हैं, दोनों नहीं है. ठीक है, रप्चर हो तो सकते हैं लेकिन इसको फोर्स ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि कोलेजन की अमाउंट ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन फिर भी इनके रप्चरिंग के चांसेस तो होते हैं. ठीक है, जैसे हम एसीएल का रप्चर देखें, एमसीएल का रप्चर देखें, एसीएल एंड टियर क्रूशिएट लिगामेंट. ठीक है, तो हम मेजरली जो इनके रप्चर्स देखते हैं ना नी वगैरह पे, तो वो इसी वजह से आ रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने ये बात की कि टेंडन और लिगामेंट्स जो है उनकी एबिलिटी जो होती है मसल से हमारे पास क्या होगी, कम होती है. ठीक है, और ये स्लाइटली एक्सटेंसिबल होते हैं. अब उन्होंने कहा जो टिश्यूज हैं इलास्टिक हैं और अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाते हैं स्ट्रेच करने के बाद, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जाहिर सी बात है डैमेज नहीं होंगे. जैसे मैंने आपको बात की कि इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे. अगर ये इलास्टिक लिमिट्स क्रॉस करते हैं ना, मतलब यहाँ से अब आगे जाता है. ठीक है, अब यहाँ से अगर मसल आगे जाएगा तो यहाँ के आएंगी, लेकिन अगर ये यहाँ से आगे चला जाता है और इतना आगे जाने की कोशिश करता है अपने इलास्टिक लिमिट से, तो ये रप्चर हो जाता है. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर ये रप्चर होता है, इसमें इंजरी आ जाती है, तो इसको रिस्टोर करना स्लाइटली मुश्किल है और ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही ज़्यादातर रिस्टोर हो सकता है. ठीक है, अगर इसमें प्रॉपर रप्चर आए. समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी ग्रेडिंग होती है ना, कि हमारे पास टेंडन या लिगामेंट्स होते हैं इनकी रप्चरिंग की, तो अगर स्लाइटली सी कुछ कुछ फाइबर्स रप्चर हुए तो आप उसको रिवर्स बैक कर सकते हो ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी. आप उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू या डिफरेंट और जो आपके पास प्राइस के प्रोटोकॉल है, या आप तो डिफरेंट तरह के और प्रोटोकॉल्स आ गए, तो अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप क्या करते हो कि आप काफ़ी हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो उसको सर्जरी की तरफ जाने से. लेकिन आपको ये प्रोटेक्शन काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे चाहिए होती है. ठीक है, मगर अगर आपको पता ही नहीं है इतना अर्सा और आपकी लिगामेंट रप्चर था, तो फिर आपको एट द एंड सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ ही जाना पड़ता है. ठीक है, सो द रिजल्ट्स ऑफ मॉडलिंग स्टडीज़ ने सजेस्ट किया कि टेंडन्स जो होती है ना वो अंडरगो करते हैं हमारे पास हीलिंग रिपेयर, मतलब अगर उसके स्लाइटली माइक्रो फेलियर्स आ भी रहे होते हैं ना तो वो खुद ब खुद कर लेता है. ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ. ठीक है, और आपके ना बॉडी के साथ इंटैक्ट रखता है.
क्यों क्यों आप अगर एक चीज देखो ना, जैसे हम लोगों को गाइड करते हैं, हम एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं, ठीक है, तो हम माइक्रो फेलियर्स तो कॉज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उसकी एक लिमिट, मसल की अपनी जो लिमिट थी, उनकी बॉडी उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड हो चुकी थी, ठीक है। तो माइक्रो फेलियर्स कॉज करके हम उसको फर्दर जो होता है, अब माइक्रो फेलियर्स का अगर आपको किसी को मतलब नहीं पता, माइक्रो फेलियर्स का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ फाइबर्स जो है ना डैमेज हो रहे होते हैं। मतलब आप जब एक्सरसाइज किसी को करना स्टार्ट करवाते हो, आप उसको कहते हो कि आपने इतनी फ्लेक्शन करनी है या आपने हाथ को इतना ऊपर लेके जाना है, लेकिन उसकी इतनी लिमिट ही नहीं है, तो आप क्या करते हो, स्लाइटली सा स्ट्रेच देते हो। अब उस स्ट्रेच के बाद ना पेशेंट को क्या आता है कि स्लाइड सा ना ऐसे होता है कि एब्रप्ट सी फीलिंग आती है, वो कहता है मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेचिंग की वजह से उसको थोड़ा दर्द होगा उसकी, क्योंकि फाइबर्स थोड़े थोड़े टूट रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा बेयर करेगा तो काफी हद तक उसकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, और वो जैसे डेली लिविंग या अपने एडियल्स में उन स्ट्रेचेस को इन्वॉल्व कर लेता है, या आप ये कहते हो कि वो रोजाना वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है, तो वहां पे आपके पास क्या होता है, एट द एंड काफी हद तक आपके पास पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है और उसके फाइबर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं मसल्स के, ठीक है। तो इस तरह टेंडन और लिगामेंट्स के भी होते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर करते हो तो इनके भी फाइबर्स काफी हद तक विद द टाइम, आपकी वजह से एथलीट्स के होते हैं या आपके पास किसी स्पोर्ट्समैन के होते हैं, तो उन लोगों में काफी हद तक स्ट्रांग हो चुके होते हैं। तो ये चीजें आपने इवॉल्व करवानी होती है पेशेंट की हैबिट्स में, या हैबिचुअल जो आपका मैकेनिज्म होता है उसमें अप्लाई करना होता है। और उसमें क्या होता है कि बेसिकली एट द एंड हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी के थ्रू क्या होता है, पेशेंट अडाप्ट करने लग जाता है। अब हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाइपरट्रॉफी एट्रॉफी को हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आप पीछे लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, ठीक है। हाइपरट्रॉफी सिर्फ सेल्स का ज्यादा हो जाना होता है, एट्रॉफी सेल्स का कम हो जाना होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी के थ्रू क्या करती है, आपकी बॉडी में रिजॉल्व, आपकी बॉडी के मैकेनिज्म के थ्रू अकॉर्डिंग टू योर मैकेनिज्म वो आपकी हैबिट्स में बन चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप एक्सरसाइज किसी को करते हो, स्लाइटली स्टार्टिंग में पेशेंट कहता है मुझे फटीग हो रही है, पेन हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव कर जाता है, ठीक है। अब रिसर्चेस ने शो किया है कि अगर ओवर टाइम एक्सरसाइज कराएं, अगर ओवर टाइम, तो हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीज कर जाता है साइज स्ट्रेंथ बोथ टेंडन और लिगामेंट्स की भी। यही मैं बात कर रही थी आपको कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाए तो हमारे पास हम स्ट्रेंथ इनकी इंप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। और इनकी स्ट्रेंथ जो है जंक्शंस में जगह जगह आप इम्प्रूव करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपके पास जो है वो कोई प्रॉपरली आपके पास कोई मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास, हाँ रिसर्चेस ने ये साबित ज़रूर किया है कि टेंडन और लिगामेंट्स जो होती हैं वो इवॉल्व होती है, पर मसल से ज़्यादा नहीं होते, मसल बहुत ज़्यादा होता है, मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जल्दी पकड़ लेता है एज कम्पेयर टू टेंडन और लिगामेंट्स। लेकिन स्टिल अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं जो कहती हैं, अभी भी रिसर्चेस हो रही हैं और इसके और एविडेंस हमें चाहिए कि लिगामेंट्स और टेंडन जो होते हैं वो काफ़ी हद तक जो होती है आपके पास, ये भी साथ साथ इवॉल्व होते हैं, मतलब साथ साथ आपकी ये भी स्ट्रेंथ ले रहे होते हैं, ठीक है। सो आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि आपके पास टेंडन और लिगामेंट्स भी आपके स्ट्रांग हो, तो रप्चरिंग के चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। एविडेंस ने ये भी सजेस्ट किया कि हमारे पास जो साइज होता है ना लिगामेंट का, जैसे एसीएल का है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अपने ऑपोजिट मसल्स को, ठीक है। अब एसीएल क्या मतलब ये है कि एसीएल जो है वो एज अ एंटेगोनिस्ट काम कर रहा है कौन से मसल्स के, क्वाड्रिसेप्स के, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एसीएल जो होता है ना बेसिकली वो काफी हद तक इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है कि वो अगर आपके पास क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनके ऑपोजिट अगर ये काम करे तो ये काफी हद तक एज अ एंटागोनिस्ट काम करता है, ठीक है। अब एक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट अगर आपको पता होगा तो हमारे पास जब मसल्स की हम बात करते हैं तो कोई भी एक्शन जो अपोज कर रहा होता है ना कोई मसल, तो हम उधर बात कर रहे होते हैं कि वो वाला मसल क्या है हमारे पास एज अ एंटागोनिस्ट काम करे। मतलब मैं कहती हूँ बाइसेप्स अगर मेरा यहाँ काम करे, फ्लेक्शन में काम करे, तो क्वाड्रिसेप्स क्या सॉरी ट्राइसेप्स क्या कर रहे होते हैं, ट्राइसेप्स कर रहे होते हैं आपके पास एज अ एंटागोनिस्ट काम, ठीक है। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर हम लिगामेंट्स की बात करते हैं तो ईसीएल जो एज अ एंटागोनिस्ट काम कर रहा होता है आपके पास क्वाड्रिसेप्स मसल का, कि मसल तो है लेकिन एसीएल जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा होता है क्वाड्रिसेप्स मसल के, और वहां पे एज अ एंटागोनिस्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। Next was the tendon and ligaments are not only healed following rupturing but in some cases regenerate in their entirely as evidenced by the एग्जाम्पल्स। यही बात मैं करी थी कि टेंडन लिगामेंट्स जो होते हैं वो हील हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इतने प्रॉपरली नहीं होते, लेकिन कहते हैं कुछ केसेस में ये देखा गया है कि वो प्रॉपरली पूरे पूरे रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है।
कंप्लीट रीजनरेशन हो जाती है। जैसे सेमी टेंडिनोसिस मसल है, अगर हम उसकी सर्जरी करते हैं और सर्जिकल रिमूवल कराते हैं ताकि हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो रप्चर हुआ था वो रिपेयर हो जाए, तो इस तरह से काफ़ी हद तक चीज़ें जो थी ना वो हो जाती हैं। क्योंकि आपके पास समटाइम्स उसको जगह देने के लिए ना आपको सेमी टेंडिनोसिस जो होते हैं मसल की टेंडन को रिमूव करना पड़ता है ताकि आपके पास एसीएल जो है वो प्रॉपरली रिपेयर हो सके, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से रीजनरेशन तो हो सकती है, मतलब कंप्लीट रीजनरेशन आप करवा सकते हो सेमी टेंडिनोसिस टेंडन की जब हमारे पास रिपेयर कर होते हैं हमारे पास इंटरक्रूशिएट लिगामेंट के रप्चर को, ठीक है, क्योंकि इसके सर्जिकल रिमूवल हो चुका होता है। अच्छा, ये चीज़ें तो आपके पास बहुत माइनर चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगर आप और डिटेल्स देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें नजर आएंगी, बहुत रिसर्चेस डिफरेंट तरीके की बताएंगी कि टेंडन और लिगामेंट्स कितने हद तक इम्प्रूव करते हैं, किस किस तरह से करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज हमने आर्टिकल कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस किया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जॉइंट स्टेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।